अभी थोड़े ही दिनों पहले यूएस नेवी ने ईरान के एक ड्रोन को ईरान की बॉर्डर से 500 मील दूर डिस्ट्रॉय कर दिया और थोड़े ही वक्त में ईरान और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर टॉक्स होने के लिए जा रही है। क्या ये युद्ध का एक पैगाम है या शांति स्थापित करने की एक पहल है? चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि यूएसए और ईरान के बीच में इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई। ये जानने के लिए चलते हैं 1951 में। 1951 में ईरान के पीएम थे मोहम्मद मोसादेक। उन्होंने ईरान के ऑयल का नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी कि ईरान के ऑयल पे सिर्फ ईरान के गवर्नमेंट का हक होगा। इससे पहले ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को एंग्लो ईरानियन कंपनी कंट्रोल करती थी, जो कि ज्यादातर ब्रिटेन और यूएस की बनी हुई थी। इससे ये बात तो साफ थी कि ब्रिटेन और यूएस को नुकसान हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ यूएसए को ऐसा लगा कि अगर ईरान सोवियत यूनियन के पास चला जाता है तो मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न कंट्रीज का दबदबा कम हो जाएगा, और इसी के चलते यूएसए और ब्रिटेन ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया जिसका नाम था ऑपरेशन एजक्स। इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने ईरान की एरिया को मैनिपुलेट किया। उन्होंने ईरान के पीएम मोहम्मद मोसादेक को एंटी इस्लामिक एंड कम्युनिस्ट दिखाया। सेकंडली, उन्होंने फेक प्रोटेस्ट करवाया ताकि ईरान पूरा अनस्टेबल दिखने लगा। और तीसरा, उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर्स को भी परचेस कर दिया। इन सब चीजों की वजह से धीरे धीरे ईरान की पब्लिक में ईरान के पीएम के प्रति नफरत बढ़ने लगी। और एक दिन 1953 में ईरान के पीएम मोहम्मद मोसादेक को अरेस्ट करवा के यूएस के सपोर्टर शाह को पीएम बनवा दिया। अब शाह एक डिक्टेटोरियल था। शाह ने ईरान में 25 साल तक सत्ता चलाई। धीरे धीरे कुछ सालों बाद जब ऑपरेशन एजैक्स का सच लोगों के सामने आने लगा और शाह की डिक्टेटोरियलशिप से लोग परेशान होने लगे, तब ईरान में शुरू हुआ इस्लामिक रिवॉल्यूशन। और इसी के चलते एंटी यूएस गवर्नमेंट ईरान में आई, क्योंकि तब ईरान की पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि यूएसए ने ईरान की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन फिर कुछ सालों बाद शुरू हुआ ईरान में न्यूक्लियर का खतरा। 2002 में ईरानियन ऑपोजिशन ग्रुप में नटास एंड इराक, दो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को इंटरनेशनल मीडिया में ले आए। अब ये दो न्यूक्लियर साइट्स के बारे में वर्ल्ड न्यूक्लियर ग्रुप्स को पता नहीं था। इसके रिस्पॉन्ड में ईरान ने ऐसा कहा कि वो दो न्यूक्लियर साइट्स ईरान इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल आइसोटोप्स एंड फ्यूचर एनर्जी नीड्स के लिए यूज कर रहा है। लेकिन बात ये थी कि यहाँ पे जो यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा था वो बहुत हाई लेवल का हो रहा था, और यहाँ पे मल्टीपल सेंट्रीफ्यूज यूज हो रहे थे। 3 to 5% यूरेनियम एनरिचमेंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, और यही यूरेनियम जस्ट 20% एनरिचमेंट तक पहुंच जाए तो वो डेंजर माना जाता है, और वही यूरेनियम जब 90% एनरिचमेंट तक पहुंच जाता है तो उसमें से बनता है न्यूक्लियर बॉम्ब। और दुनिया को यही लगा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, और इसके रिजल्ट यूएन एंड यूएस ने ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। और इसी के चलते ईरान का जो मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी था ऑयल एक्सपोर्ट, वो कम होने लगा। ईरान की करेंसी की प्राइस गिरने लगी, ईरान में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा और लोगों का प्रेशर बनता गया। इसी पब्लिक प्रेशर के चलते 2015 में ईरान के पीएम हसन रोहानी ने यूएस के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यूएस के साथ साइन करा, जिसमें मेन बात ये थी वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को कुछ परसेंट तक ही रखेगा और सेंट्रीफ्यूज जो उस साइट्स पे यूज हो रहे हैं उनको वो कम करेगा। और इसके रिजल्ट में यूएन और यूएसए ने ऑयल के रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। लेकिन जब 2018 में ट्रम्प की गवर्नमेंट यूएस की सत्ता में आई, तब यूएस ने ये डील तोड़ दी, ये कह गया कि ये डील परमानेंट नहीं थी। इस डील की वजह से जब ईरान के ऑयल रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए तो ईरान की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी, और इसी की वजह से ईरान अपने मिलिट्री पे खर्चा करके उसको स्ट्रांग कर रहा था। और सेकेंडली ट्रम्प का ये कहना था कि ये डील ईरान को
मिसाइल और वॉर करने से नहीं रोकती थी, इसीलिए उसने कहा कि हम ये डील को नहीं मानेंगे। जब यूएसए ने ये डील मानने से इनकार कर दिया तो इसी के रिस्पॉन्ड में ईरान ने कहा कि जब यूएसए ये डील नहीं मान रहा है तो हम क्यों माने, हम भी इस रूल्स को नहीं मानेंगे। अब दूसरी तरफ ट्रंप ने ये सोचा था कि पब्लिक प्रेशर ऑलरेडी बन रहा है, अगर वो ये डील कैंसिल कर देता है तो यूएस को ईरान से कोई बेहतर डील मिल जाएगी जिसमें यूएसए का ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे ईरान ने झुकने की जगह ईरान ने लड़ना पसंद करा। उसने कहा कि जब यूएसए भी नहीं मान रहा है इस रूल्स को, हम क्यों मानेंगे। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स को और ज्यादा तेज कर दिया, उन्होंने न्यूक्लियर को काम को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसी के चलते यूएसए ने 2025 में ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स नटांज, फॉर्डो एंड इस्फहान पे एयर स्ट्राइक करवाई थी और इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन हैमर। Last night, on the President's orders, U.S. Central Command, under the command of General Eric Kurilla, executed Operation Midnight Hammer, a deliberate and precise strike against 3 Iranian nuclear facilities. इन तीनों साइट्स को सिर्फ एयर स्ट्राइक से पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन था, क्योंकि फॉर्डो पूरी तरह से अंडरग्राउंड साइट्स है, नटांज के कुछ हिस्से अंडरग्राउंड है एंड इस्फहान पहाड़ों के बीच बनी हुई है। यूएसए का उद्देश्य उन दोनों साइट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना था, ना कि पूरी साइट्स को डिस्ट्रॉय। यूएसए ने ये कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब था, इसीलिए हमने ऑपरेशन हैमर करके उन दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करा है, ताकि जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का वक्त है वो और ज्यादा डिले हो जाए। और इसके बाद यूएसए ने ईरान को ये वार्निंग भी दी है कि ईरान के पास ये डील करने के लिए वक्त बहुत ही कम है। इसी धमकी के चलते यूएसए ने अब्राहम लिंकन एयर स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स को मिडल ईस्ट में डिप्लॉय करा हुआ है, जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रॉयर सबमरीन्स है और वो सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए वहां पे डिप्लॉय नहीं किए गए हैं, वो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। इसी के चलते ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर यूएसए प्रेशर बना के एंड धमकी दे कि हमसे कोई डील करवाना चाहता है तो हम वो बिल्कुल निगोशिएशन नहीं करेंगे। यूएस का मिलिट्री प्रेशर मिडल ईस्ट को और ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। ईरान की आर्मी ने भी ये कहा है कि अगर यूएसए वॉर करता है तो एक्शन जो है वो लिमिटेड नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो होने वाली है यूएसए और ईरान के बीच मीटिंग, क्या वो इन चीजों को सॉल्व कर पाता है या क्या वॉर की सिचुएशन और ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिडल ईस्ट में जहां पे ये सारी सिचुएशन हो रही है वहां से दुनिया का 20% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से लगभग वर्ल्ड का 20% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, इसी की वॉर, इसी की स्ट्रेस सिचुएशन की वजह से ऑयल एंड एनर्जी की प्राइस बढ़ती जा रही है। एंड जब ऑयल एंड एनर्जी की प्राइस बढ़ती है तो किसी भी कंट्री में मैन्युफैक्चर यूनिट्स की प्राइस बढ़ती है, जो कि कंट्री में इन्फ्लेशन यानी कि कीमतें बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। हाल के वक्त में वर्ल्ड की इकोनॉमी ऑलरेडी वीक चल रही है और ये ऑयल के प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो और एक झटका लगेगा और वर्ल्ड की इकोनॉमी वीक होने के चांसेस। लेकिन ये सब डिपेंड करता है ईरान और यूएसए की बातचीत के बीच में कि उन दोनों के बातचीत का रिजल्ट क्या बन के आता है। इसी के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए और आगे क्या होना है जानने के लिए इस चैनल को लाइक करिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता हो तो कमेंट में मुझे उसके बारे में बताना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।